नमस्कार। बिहार इंडिया के खास कार्यक्रम पॉलिटिकल प्रसंग में आप सबका स्वागत है। बिहार से लेकर दिल्ली तक की राजनीति गरमाई हुई है। विगत 2 दिनों से बिहार में जातिगत जनगणना के आधार पर नीतीश सरकार द्वारा दिए गए 50% से ज्यादा 65% आरक्षण को पटना हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही साथ नीट परीक्षा को लेकर, पेपर लीक को लेकर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस के सांसद और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मोदी सरकार पे कई तरह के आरोप लगाए। आरोप लगाते हुए उन्होंने यहां तक कहा कि बीजेपी के लोग सारे एजुकेशनल संस्थाओं में बैठे हुए हैं, वीसी बने हुए हैं। जब तक ऐसे लोग इंस्टीट्यूशन से हटते नहीं हैं तब तक पेपर लीक होता रहेगा। आज इन्हीं मुद्दों पे बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर शशि शेखर सिंह जी। हम उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। शशि सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये, आपने पटना हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है आरक्षण पर, उस डिसीजन को देखा होगा। उसमें पटना हाई कोर्ट के माननीय जजों ने जो लिखा है जजमेंट पे, उसमें कहा है, पैरा 84 की बात कर रहे हैं हम, वहां लिखा गया है कि नीतीश सरकार ने जो तर्क देने चाहिए थे आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए वो नहीं दिए हैं। यानी उनका कहने का मतलब ये था कि नीतीश सरकार ने होमवर्क नहीं किया है। क्या आपको भी लगता है कि बहुत हड़बड़ी में ये कानून लाया गया और उसके बाद से जब ये कोर्ट में मामला चला गया तो नीतीश सरकार को मुंह की खानी पड़ी है? देखिए, ऐसा है कि जो कोर्ट का जजमेंट है वो ये बात साफ साफ कह रहा है कि आप एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन को जस्टिफाई नहीं करवा रहे कि ये एडेक्वेट नहीं है। अगर एडेक्वेट नहीं है तो रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए, और बढ़ना चाहिए तो फिर रिजर्वेशन का परसेंटेज बढ़ना चाहिए। तो ये सवाल है। दूसरा ये है कि आप कास्ट के प्रोपोर्शनल जो है रिप्रेजेंटेशन को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या सरकारी नौकरियों में देने की बात कर रहे हैं। ये कोई बहुत जो है तथ्यपरक आधार नहीं, और जो विशेष परिस्थिति में आप जब तक जस्टिफाई नहीं करते हैं कि क्यों आप जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर 50% का जो अधिकतम सीमा तय की गई थी। आपको याद होगा कि 1992 का मामला, वो जब मंडल कमीशन आया था तो मंडल कमीशन के द्वारा जो है 27% रिजर्वेशन दे दिया गया था, आप जानते हैं। और उसी में वो चैलेंज भी हुआ था, और चैलेंज होने के बाद इंदिरा साहनी वो बनाम जो है वो यूनियन गवर्नमेंट का केस था, और अंत में जो उसमें फैसला आया उसी में आपको याद होगा कि क्रीमी लेयर का भी कॉन्सेप्ट आ गया था, और एक अधिकतम सीमा की 50% से अधिक जो है वो नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन, एक सामान्य सीमा तय कर दी गई। तो इसका अर्थ ये होता है कि 50% से अधिक जब आप अपने राज्य में, या केंद्र सरकार ही क्यों नहीं सोचे, यदि राज्य में आप ऐसा करते हैं तो आपको जस्टिफाई करना होगा कि आखिर 50% से अधिक आरक्षण क्यों दिया जाए। वो कौन सी विशेष परिस्थितियां या क्षेत्र विशेष का पिछड़ापन है, या एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्या है, उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो वैसे से चाहे 15-4 का मामला हो, 15-6 का मामला हो, 16-4, 16-6, और जो आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी का मामला है, तो ये जस्टिफिकेशन अगर आप नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसको 50% के आधार पर मानने के लिए तैयार नहीं थी। अब हाई कोर्ट को तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो दृष्टांत बन जाता है, प्रेसिडेंस बन जाता है, और कोई भी हाई कोर्ट जो है उस निर्णय को उसकी अवहेलना नहीं कर सकती, वो बाध्य है उनको मानने के लिए। तो ऐसी स्थिति में पटना हाई कोर्ट का ये फैसला भी आया है, और निसंदेह उसने माना है कि आपके द्वारा दिए गए जो भी तथ्य हैं वो तथ्य इस बात को प्रमाणित नहीं करते हैं कि क्यों विशेष परिस्थितियों में राज्य के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों या सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन 50% की सीमा से बढ़ाकर 65% कर दिया जाए। ये उसने सीधे सीधे इस बात को माना है, और इसी आधार पर उसने इसको एक प्रकार से रिजेक्ट कर दिया है। देखिए, एक और बात मैं कहना चाहूंगा, रिजर्वेशन को लेकर के अनेक राज्यों में अनेक समूहों के लिए, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में मराठा को लेकर के पहले भी हुआ, आपको याद होगा पहले भी जाट वगैरह को भी जो है देकर के सवाल उठे। तो रिजर्वेशन का मुद्दा तो कई राज्यों में अलग अलग जाति समूहों या समूहों के लिए जो है राजनीतिक मुद्दा बनता रहा है, और उसके पीछे राजनीति भी होती है। लेकिन ये तय है कि जब तक आप उस
संविधान के दायरे में ये प्रमाणित नहीं कर पाते हैं कि भाई शैक्षणिक या सामाजिक दृष्टि से पिछड़ापन, और आगे चल करके जो ईडब्ल्यूएस वाला मामला आप जानते हैं कि आर्थिक दृष्टि से जो वीकर सेक्शन के लिए जो मामला आया, जिसमें कि 10% उन्होंने दिया जनरल कैटेगरी से, तो उसमें जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है उसका जो मामला बाद में जोड़ा गया। तो इसका मतलब है कि कैसे जस्टिफाई करेंगे अगर आप सामाजिक, शैक्षणिक और आगे चल करके एक आर्थिक भी आ गया। लेकिन ये भी तय है कि अंतर यहाँ को क्या करना होगा। यद्यपि मेरी मान्यता ईडब्ल्यूएस पर भी अलग है, मैं अभी भी इस बात को मानता रहा था कि वो संविधान के विरुद्ध फैसला है, लेकिन जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला दे देगा तो उस पर हम उसकी आलोचना तो कर सकते हैं, लेकिन फैसला तो मान्य होगा। तो इसका मतलब है कि जनरल कैटेगरी के विद इन 10% दिया गया। वो ये भी मानते हैं कि साहब ये टोटल 50% के क्रॉस नहीं किया है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो 49.5% उधर है और ये 50.5 जो था, तो इसमें ये जनरल कैटेगरी का था, तो जनरल कैटेगरी के हिस्से से दे दिया गया, तो उनका कोई नुकसान नहीं हुआ जो लोग ऑलरेडी आरक्षित समूह से आते हैं। तो इस तरह के, लेकिन फिर भी इसको चुनौती दी गई थी, सामान्य वर्ग से चुनौती दी गई थी, और सामान्य वर्ग से चुनौती के बावजूद ये फैसला वहां पर जो है स्वीकार नहीं हुआ और अमेंडमेंट को संवैधानिक माना गया। तो इस संदर्भ में आपको देखने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि पटना हाईकोर्ट का ये जजमेंट इस रोशनी में जो उसने 2 जजों के बेंच ने उसको स्वीकार किया है, ये स्थिति अभी है। जी सर, एक चीज है इसमें कि जयललिता जी ने 1990 के दशक में जिस तरह से पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, उसमें उन्होंने अपने स्टेट में आरक्षण को बढ़वा लिया था, और उनका तरीका ये अपनाया गया कि वहां की विधानसभा विधानमंडल से वो पारित कराकर, कानून पारित कराकर, फिर उन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट किया, केंद्र सरकार से, कि इसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए। और उस वक्त भी जयललिता जी के पास 11 सांसद थे, और जैसी अभी की सरकार बनी है वैसी ही एक तरह से गठबंधन की सरकार तब अभी भी केंद्र में है और तब भी केंद्र में। बड़ा संयोग का बात यह है कि नीतीश कुमार के पास भी 11 सांसद हैं, और उस वक्त जयललिता जी के पास भी 12 सांसद, सॉरी, तो है लगभग। और ये कहा जा रहा था जब इलेक्शन के रिजल्ट आए तो कि नीतीश कुमार किंग मेकर, अगर नीतीश कुमार जी किंग मेकर हैं तो विधि जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय में इस आरक्षण की सीमा को, या जो सरकार ने कानून बनाया था बिहार सरकार ने 65% तक रिजर्वेशन देने की बात की थी, इसको बचाना है अगर, तो 3 रास्ते हैं। उसमें से एक रास्ता है 9वीं अनुसूची का। अगर बीजेपी भी इसको मानती है, जेडीयू भी इस डिसीजन पे सहमत है कि आरक्षण होना चाहिए, आरजेडी भी तो डिमांड कर ही रही है कि 9वीं अनुसूची में जानी चाहिए, तो जब सारी पार्टियां इस डिसीजन को लेके एकमत है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं है कि केंद्र की सरकार, बीजेपी की सरकार इसको 9वीं अनुसूची में डाल देती है? क्या नीतीश कुमार इतने कमजोर है कि नीतीश कुमार मनवा नहीं पा रहे हैं मोदी सरकार से? जिस तरह से इनको किंग मेकर कहा गया, कहाँ कमजोरी हो जा रही है, क्या दिक्कत हो रही है? देखिए पीयूष जी, पहली बात तो ये समझिए कि 9th शेड्यूल कब आया। ये 1951 में, 1951 में संविधान के पहले ही संशोधन के द्वारा नेहरू समय में ही इसे लाया गया, और उसमें ये माना गया कि केंद्र या राज्य के उन कानूनों की सूची को जो 9th शेड्यूल में डाला जाएगा वो जुडिशियल रिव्यू के क्षेत्राधिकार से बाहर होगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या अदालतों के जो न्यायिक समीक्षा के अधिकार, क्षेत्राधिकार है, उससे बाहर हो। एक दूसरी बात, क्यों लाया गया था? फर्स्ट अमेंडमेंट का मकसद ये था कि उस समय आप जानते हैं कि कैसे समाजवादी तरीके से कुछ आर्थिक नीतियां बने और आर्थिक समानता की दिशा में कुछ कोशिश हो, और उसमें तमाम तरह के जो प्रयास आप जानते हैं, लैंड रिफॉर्म्स और सारी चीजें हो रही थी, और लगातार ये संभावना बन रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में, अदालत में चुनौती उसको दी जा रही थी, आप जानते हैं। तो सरकार ने एक रास्ता ढूंढा कि हम अमेंडमेंट, हालांकि आलोचना भी हुई थी, बट फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा उन्होंने 9th शेड्यूल में तत्कालीन उन कानूनों को जो सरकार ने बनाया, और कहा कि भविष्य में भी जो ऐसे कानून बनेंगे, जो कानून कहीं न कहीं सरकार की कल्याणकारी या आर्थिक समानता की नीतियों को लागू करने के लिए जरूरी होगा, तो उसे 9th शेड्यूल में डालकर सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू से बचाया जा सकेगा। क्यों? आप जानते हैं कि समाज में जो भी हैं, और सुप्रीम कोर्ट का भी प्रारंभ से कुछ चरित्र ऐसा रहा कि वो धन्ना सेठों, अमीरों या पूंजीपतियों या सामंतों के हितों की भी रक्षा करती रही है। तो ये डर नेहरू जी को भी था, और बाद में भी ये डर बना रहा। तो परिणाम ये हुआ कि 9th शेड्यूल हो गया, और 9th शेड्यूल में आपने जैसा जिक्र किया कि तमिलनाडु को किस प्रकार से 69% जो है वो रिजर्वेशन को उन्होंने दबाव डाल करके, देखिए राजनीतिक दबाव अलग चीज है, आपके पास
ठीक है, संख्या बल है, अगर बहुमत है तो भी आसान हो जाएगा अमेंडमेंट करना, या अगर बहुमत नहीं है, लेकिन अगर आप जो राज्य सरकारों के बल पे आपकी सरकार टिकी हुई है, जिन पार्टियों के बल पे आपकी सरकार टिकी हुई है, तो अगर वो दबाव बनाते हैं, और फिर आपको संविधान संशोधन तो करना ही होगा, तभी तो 9 शेड्यूल में आप डालेंगे। फिर 9 शेड्यूल में जब डालेंगे तो जो सुप्रीम कोर्ट के 50% की जो सीमा है, वो सीमा उस पर फिर मान्य नहीं होगी, वो विशेष परिस्थिति है। अब आप जो सवाल उठा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार को पहले तो ये लगा होगा कि हाई कोर्ट के द्वारा ही शायद बात बन जाए, उन्होंने एक कास्ट बेस्ड सर्वे कराया, फिर आप जानते भी हैं कि कास्ट बेस्ड जो जातिगत जनगणना का मामला है, वो मामला था, कास्ट बेस्ड सर्वे से ये बात प्रमाणित नहीं होगा कि आफ्टर ऑल रिप्रेजेंटेशन एडेक्वेट है या नहीं है। अब रही बात, इसको मैं किनारे कर देता हूँ, चलिए ये कानूनी पक्ष है, आप राजनीतिक पक्ष की बात कर रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि अभी तक तो उन्हें ये उम्मीद थी, अब वो फैसला जो है वहां से इनवैलिड हो गया, संविधान के द्वारा जो सीमा तय की गई, ये देखिए ये सीमा संविधान की सीमा नहीं है, फिर एक बात ध्यान रखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की सीमा है, ये किसी संविधान में सीमा आज भी नहीं है। ऐसी स्थिति में वो एक ही रास्ता जो बचता है कि कैसे वो 9 शेड्यूल में इस 65% रिजर्वेशन को उसमें डलवा सके, उसके लिए तो राजनीतिक दबाव बनाना होगा। लेकिन एक और बात है कि आप दबाव बनाएंगे, फिर हो सकता है कि आंध्र प्रदेश को ये दबाव बनाए और ये पिंजरा बॉक्स खुलेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल सभी राज्य चाहते हैं राजनीतिक कारणों से, अपने वोट के हिसाब से, कि उनके यहाँ रिजर्वेशन को बढ़ाया जाए। हो सकता है कि महाराष्ट्र में फिर ये मुद्दा उठे कि 1 शेड्यूल में डालिए, 9 शेड्यूल में डालिए, क्योंकि मराठा का मामला जो है, मराठा बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कम्युनिटी है वहाँ। तो ऐसी स्थिति में मोदी सरकार के समक्ष भी ये गंभीर चुनौती होगी कि दबाव तो आप बनाएंगे, लेकिन मोदी सरकार यदि आपके दबाव में आती है तो फिर अन्य पार्टियों के जो पार्टनर्स हैं या अन्य राज्यों में जो इस बात को लेकर के राजनीतिक आंदोलन की संभावना बनेगी। और वैसे ही ये तो चलता ही रहता है, मराठा में अभी मामला ठंडा नहीं है, तो मुझे लगता है कि इस बात को भी देखने की आवश्यकता है। रही बात कि क्या नीतीश कुमार जी ने अभी ऐसा दबाव बनाया, क्या नीतीश कुमार जी का जो ढीला ढालापन है, बॉडी का आप जरा गेस्चर, पोस्टर, लैंग्वेज देखिए, कभी प्रधानमंत्री की उंगली छूने लगते हैं, हाथ सहलाने लगते हैं, पता नहीं क्या देखते हैं आजकल। हाथ देखना तो चलिए अलग चीज है, वो तो हाथ की ऊपर की चमड़ियों को देख रहे थे, तो पता नहीं एक नई कला उन्होंने सीख ली है। और दूसरी तरफ पैरों की ओर भी झुकने के लिए, यानी कमर उनकी बहुत ज्यादा सीधी रह नहीं गई है, कभी भी कहीं भी झुक जाती है। तो आप नीतीश कुमार जी से क्या ऐसी उम्मीद कर सकते हैं क्या कि इतने ठोस ढंग से वो राजनीतिक दबाव बना सकते हैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार पर, जिसके कारण रिजर्वेशन का ये मामला जो है 9 शेड्यूल में जाए? मुझे इस पर अभी डाउट है। वो बात करते रहते हैं, आगे भी सब हो ही जाएगा ना, और ये कैसे मतलब मैं तो कई बार उनके दिमागी दिवालियेपन पे मुझे तरस आने लगता है। ये कौन सा तरीका है? रीढ़ की हड्डी जो है सीधी रखिए, फिर दबाव बनाइए, फिर राजनीति कीजिए। राजनीति ऐसे नहीं होती है। तो ये जो चीज है, और रही बात कि जब वो इस तरह से करेंगे, ये दबाव बना पाएंगे क्या? आप जो मंत्री पद दीजिएगा वो चलेगा, आप जो कीजिएगा अच्छा ही कीजिएगा, आप आ गए हैं ना तो सब ठीक हो जाएगा, आप आ गए हैं तो ऐसे राजनीति करेंगे तो नीतीश कुमार जी बिहार के हितों की रक्षा एनडीए सरकार में करवा पाएंगे? मुझे पूरी तरह से इस पे डाउट है। जी सर, हम लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और नीट का मामला है, पेपर लीक का मामला है, लाखों लाख बच्चों के भविष्य के साथ इस मोदी सरकार में जैसे पेपर लीक्स हुए हैं, उसको लेके कई तरह के सवाल हैं। बच्चे जो इतनी मेहनत से पढ़ के आते हैं, उनके सवाल हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसे में राहुल गांधी जी ने एक सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल किया। उन्होंने कहा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इंस्टीट्यूशंस में, खासकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर बीजेपी के लोग भरे हुए हैं। इस कारण से जब तक उनको हटाया नहीं जाता है, तब तक पेपर लीक की समस्या का समाधान नहीं होगा। मेरा आपसे पहला सवाल ये कि ये पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? मोदी सरकार तो 56 इंच की सरकार है, उसके बावजूद क्यों हो रहे हैं? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल हम यही जुड़ता है कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, एजुकेशन के जो टीचर्स एसोसिएशन है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से, ये पहले से भी ये सवाल उठाते रहे हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर में। जिस तरह से यूनिवर्सिटीज का कैरेक्टर चेंज करने की कोशिश की जा रही है, उसके अंदर बीजेपी और उसके
संघ के लोगों को भरा जा रहा है विभिन्न पदों पे, सिर्फ वीसी के पद पे ही नहीं बल्कि टीचर की नियुक्ति में भी कई तरह के सवाल उठते हैं। मेरा ये सवाल है कि ये किस तरह से प्रभावित कर रहा है पूरे भारत की शिक्षा व्यवस्था को, ये भी मैं समझना चाहूंगा। और तीसरा इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल, राहुल गांधी जी ने जो कहा कि जब तक ये हटाए नहीं जाएंगे तब तक पेपर लीक समस्या का समाधान नहीं होगा। ये पेपर लीक का और ये जो लोग हैं बीजेपी के ये इंस्टीट्यूशन में जो भरे हुए हैं, इसका संबंध क्या है? जरा इसको अगर आप विस्तार से समझा पाए दर्शकों के लिए। देखिए, पहली बात तो ये समझिए पीयूष जी, पेपर लीक जो होता है तो पेपर लीक कराना कोई हॉबी तो है नहीं किसी का, उसके पीछे आर्थिक हित जुड़े होते हैं। भ्रष्टाचार का मामला तो है ही, लेकिन भ्रष्टाचार लोग क्यों करते हैं? आर्थिक लाभ के लिए करते हैं। तो आर्थिक लाभ भी, दूसरी तरफ जब भ्रष्टाचार आता है व्यवस्था में तो अयोग्य लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिल जाता है। जो पद वो या जो शैक्षणिक संस्थान में उनको एडमिशन नहीं मिल सकता है सामान्य योग्यता जो उनके पास है उसके आधार पर, तो वो अतिरिक्त माध्यम से वो वहां पे एडमिशन ले सकते हैं, उसमें भी भ्रष्टाचार इन्वॉल्व है। तो जो पेपर लीक्स हो रहे हैं, चाहे एडमिशन को लेकर के जो बहुत सारे एडमिशन होने हैं, चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, नीट का भी हुआ हो या जो भी है एक उसमें एडमिशन को लेकर के वो महत्वपूर्ण संस्थान है, वहां से एडमिशन मिलने के बाद उन्हें बहुत अच्छी नौकरी और बहुत अच्छे अवसर मिल जाएंगे, तो हर कोई वहां जाने की कोशिश करता है। उसमें योग्य लोग भी हैं और जो अयोग्य लोग हैं, जिनके पास साधन है, जिनके पास सुविधा है और जिनकी महत्वाकांक्षा है, तो वो भी पहुंचने की कोशिश करते हैं। परिणाम क्या हो? आपने खुद सवाल उठा दिया कि जो संस्थान बनाए जा रहे हैं ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं को और परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए, अगर वहीं योग्य लोग नहीं पहुंचे, खास विचार के लोग पहुंचे, खास हित उनका हो, तो जो संस्थान की जो अपनी विशिष्टता, संस्थान की जो अपनी निष्पक्षता, संस्थान में जो ईमानदारी से कार्य करने की प्रणाली है वो प्रभावित हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि पैसे में इतनी ताकत होती है कि सामान्यतः जो बिकने वाले लोग हैं ऊंची कीमत लग जाती है बट वो बिक जाते हैं। ऐसे ही वो उनका मूल्य है, भले ऊंचा मूल्य क्यों ना हो। जो बेमोल हैं, यानी कि जिनको अमूल्य जिसको कहते हैं, जिनको आप खरीद ही नहीं सकते हैं, सारी दुनिया की संपदा एक तरफ कर दीजिए, वो कहेगा नहीं हम तो नहीं बिकेंगे। लेकिन वैसे लोग बहुत कम बचे हैं। खास करके जब एक खास विचार के लोगों को ही आप प्राथमिकता देते हैं उच्च संस्थानों में उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए, तो अलग संकट पैदा होता है। अब देखिए कि ओवर सेंट्रलाइजेशन अगर हो जाए किसी भी संस्था में और सारे फैसले ऊपर हों, सारे एग्जाम कंडक्ट करने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधे पे डाल दीजिए, कंधा वो कितना मजबूत है, उसकी क्षमता कितनी है, उसकी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता कितनी है, अगर ये सारी चीजें नहीं होंगी तो इसकी संभावना तो बढ़ जाएगी। ये लिंक तो जो है ऊपर से नीचे तक जाता है ना। और फिर आप ये भी जानते हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जो एक बिग इकोनॉमी बन गया, पैरेलल इकोनॉमी है। अब जानते हैं कि कोटा जैसे छोटे से शहर में लगभग सालाना 600 करोड़ से अधिक का मामला है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट, और उसके अतिरिक्त दिल्ली है या भारत के कोने कोने में इस तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का जाल बिछा हुआ है। और वो कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट की सफलता को दिखाने के लिए वो इस प्रकार से पेपर लीक करवाने की कोशिश करते हैं, उसके एग्जाम में किस प्रकार से उनको पास करा करके फिर वो दिखा सकेंगे, देखिए साहब हमारे संस्थान से इतने लोगों ने कोचिंग किया और उसके बाद जो इतने लोगों को सफलता मिली। कई बार तो ये भी देखा गया है कि एक अभी मैंने देखा था रिसेंट कि 2 जगहों पर एक ही चेहरा था कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जो सफलता के दिखा रखे थे। अब लगा कि भाई ये इस पोजीशन पर भी है और ये इस पोजीशन पे है, तो ये सारा जल्दबाजी में जो एक कंपटीशन उनके बीच चल रहा है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बीच में भी एक होड़ लगी हुई है क्रेडिट लेने के लिए। और उसी क्रम में चाहे पेपर लीक हो जाए, चाहे अन्य तरीके हों जिससे परीक्षा या कंपटीशन कंप्रोमाइज हो जाए और अयोग्य लोगों को उसमें सफल होने का मौका मिले। अब ये जो आप देखते हैं एनटीए जो बना है, अब देखिए साहब कैसे उन पर लोड बढ़ता जा रहा है। आपने नीट का मामला या आपने इंजीनियरिंग जेईई एडवांस और ये तमाम, अब ऊपर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा साहब तो वो एंट्रेंस टेस्ट से होगा, सीयूईटी का मामला देखिए। अब सारे लगभग 40 से अधिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, उनका भी एग्जाम वही कंडक्ट कराएगा जो पहले सामान्य था मेरिट से हो जाता था। अब यहाँ भी कोचिंग सेंटर्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए हैं न। दिल्ली विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालयों में हमारे यहाँ कुछ नहीं होता था, 12th का मार्क्स लाइए, हम मेरिट बनाए, मेरिट में अगर आपका आ रहा है एडमिशन होगा, अन्यथा नहीं होगा, और सीट जितना फिक्स है वहीं तक मेरिट जाता था। अब कॉलेजेस के पास कोई अधिकार नहीं है, सारा यूनिवर्सिटी के पास है। फिर यूनिवर्सिटी के पास भी नहीं है, वो एनटीए ने जो सेंट्रलाइज तरीका है
तो संस्था को अगर ओवरलोडेड कर देंगे, उसकी क्षमता जितनी है, जैसे हम अगर 50 केजी उठा सकते हैं और मुझ पे 200 केजी डाल दीजिए तो क्या स्थिति होगी? मैं तो उठा नहीं पाऊंगा, और उठा नहीं पाऊंगा तो निश्चित रूप से कई प्रकार से जो है वो उसका प्रभाव होगा। तो मुझे लगता है कि अत्यधिक केंद्रीयता और लगातार चीजों को सेंट्रलाइज, और ये सेंट्रलाइज करने की कोशिश कौन कर रहा है? ये तो केंद्र सरकार कर रही है। सीयूईटी में यानी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इंट्रेंस टेस्ट के आधार पर इंट्रेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और मैं तो ये भी कर रहा हूँ, जो पिछले 2 बार से ऐसा हुआ है, सीटें खाली रह रही हैं रिजर्व कैटेगरीज में, लड़कियों की संख्या इंट्रेंस में कम हो गई है, और जो बैकवर्ड प्लेसेस के लोग हैं वो इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाते हैं, या लेते हैं तो सफल नहीं हो पाते हैं, भले उनको 12th में बहुत अच्छे मार्क्स मेहनत के बल पे होता है। ये तमाम चीजें भी आ रही। तो मुझे लगता है कि एक जो एनटीए है उसको या तो उसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है, लेकिन जो लोग बैठे हुए हैं कौन लोग हैं? जोशी जी बैठे हुए हैं, सुबोध सिंह जी बैठे हुए हैं तमाम, और जो ये कहे थानेदार के खिलाफ शिकायत हो और थानेदार कहे कि मैं ही अब इसकी इंक्वायरी करूंगा, तो भाई अगर पंच वही बन जाएगा, वही जज बन जाएगा, तो उन्होंने पहले ये कहा और फिर कहा कि जीबी के जो चेयरमैन है या जोशी जी, प्रदीप कुमार जोशी जी वही करेंगे, इंक्वायरी वही करेंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट भी बार बार इस बात को देख रहा है, ये भी बोल रहा है कि अगर 0% भी जो है उसमें कुछ धांधली हुई है तो उसको एड्रेस किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है, काउंसलिंग को तो आपने रोका नहीं, काउंसलिंग ग्रेस मार्किंग जो मामला हुआ, ठीक है उनके एग्जाम हो जाएंगे। मुझे तो और भी खबरें कि कई सेंटर्स पे 2 घंटे बाद पेपर लोगों को मिला है। मैं जानता हूं कि मेरे ही रिश्ते में एक बच्ची है जिसके सेंटर पर 3:30 बजे पेपर स्टार्ट हुआ 2 बजे की जगह, तो बहुतों ने तो शिकायत भी नहीं की है अभी। इसका मतलब है कि चारों तरफ ये धांधलियां हुई, फिर पैसे का तो खेल है ही, वो कोचिंग सेंटर हो या अन्य जो गैंग बन गए, यहाँ तो गैंग्स काम कर रहे हैं साहब। ऐसी स्थिति में दिल्ली विश्वविद्यालय में नियुक्तियां हुई, वहां तो खुल के पैसे चलने की खबर आ रही है, 35 से 40 लाख रुपया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि शिक्षण संस्थानों में जिस प्रकार से इस सरकार के, यानी कि अब तो सरकार तीसरे कार्यकाल में प्रवेश कर गई है, जिस प्रकार से कार्य हो रहा है, और ये एक मामले में भी अपनी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान पहले भी शिक्षा मंत्री थे, फिर शिक्षा मंत्री बन गए, पहले भी धांधलियां हुई, अब फिर से आते उन्होंने कहा कि नहीं, नीट में तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई। मजे की बात देखिए कि 18 जून को यूजीसी नेट की परीक्षा हुई, साल में 2 बार होती है, उसमें भी बहुत तरह की खबरें सुनाई देती हैं, लेकिन उसमें वही चीजें स्टेज पे नहीं है, क्योंकि आप परीक्षा देंगे, कोई आवश्यक नहीं कि आप नेट कर जाएंगे तो आपको नौकरी मिल ही जाएगी, वो तो एक मिनिमम योग्यता के लिए एंट्रेंस है। मेडिकल में या इंजीनियरिंग में वो बात नहीं है। अगर आप मेडिकल और इंजीनियरिंग में प्रवेश कर गए और फिर आपने कोर्स पूरा कर लिया तो आप समझ सकते हैं कि आपकी कीमत कितनी बढ़ जाती है और कमाई के कितने रास्ते खुल जाते हैं। तो वहां जो स्टेज पे लगा हुआ है 23 लाख 24 लाख विद्यार्थियों ने दिया, जिसमें से धनाढ्य लोग जो नव पूंजीपति हैं इस देश में। और खास करके एक बात जानिए, डॉक्टरों जिसके माँ बाप डॉक्टर हैं वो खुल के पैसा कमा भी रहे हैं और अपने बाल बच्चों को, जो है मैं तो जानता हूं कई परिवारों की कि डॉक्टर के परिवार में सारे डॉक्टर पैदा हो रहे हैं। तो सवाल है कि सारे विलक्षण विभूतियां वहीं पैदा हो रही हैं, प्रतिभा वहीं पैदा हो रही है? नहीं, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। तो ऐसी स्थिति में एनटीए जैसी संस्था को बिना स्क्रैप करके और एग्जाम को डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश, और एग्जाम को इस प्रकार से डिसेंट्रलाइज करके कैसे कोचिंग सेंटर के आर्थिक हितों पे लगाम लगाया जाए, ताकि वो सिस्टम को जितना भ्रष्ट करने की आर्थिक क्षमता रखते हैं उस आर्थिक क्षमता से जो है वो किसी प्रकार से कर नहीं पाए, इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि आप देखिए इन चीजों के कारण आप तो देखते हो मेडिकल और इंजीनियरिंग वाले मामले में कोटा में बहुत सारे विद्यार्थियों के द्वारा आत्महत्या की, युवाओं को आत्महत्या, इतना स्ट्रेस का लेवल बढ़ गया है, परिवारों के द्वारा भी जो इतना स्ट्रेस डाला जाता है। मैं तो जानता हूं कि कई परिवारों ने अपनी वाइफ को या अपने वो वहां जाके रह रहे हैं, कोचिंग बच्चा कर रहा है लेकिन वहां वो बच्ची या बच्चा जो है और वहां रह रहे हैं। तो सोचिए कि क्या स्थिति है। मुझे लगता है कि जब तक इन तमाम चीजों पर आप गंभीरता से टोटलिटी में विचार नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। लेकिन विचार करेगा कौन? अभी राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं वाइस चांसलर की नियुक्ति का मामला या अन्य मामला, जब तक उसको नहीं बदलें कौन बदलेगा? ऊपर से नीचे नक से सिक तो वही लोग हैं, उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के द्वारा लाभ उठाए जा रहे हैं, तो बदलेगा कौन? अब बची जो संस्थाएं हैं, न्यायपालिका एक जगह है, न्यायपालिका कभी हाँ कभी ना, कभी कुछ अच्छे फैसले, कभी कुछ बहुत बुरे फैसले। अभी यूजीसी नेट को अगर उसी शिक्षा विभाग ने कैंसिल कर दिया दूसरे ही दिन, तो सवाल है कि नीट को क्यों नहीं कैंसिल किया? इसका मतलब है
कि यूजीसी में जो स्टेक है, यहाँ वो क्रेडिट भी ले रहे हैं कि जैसे परीक्षा कंप्रोमाइज हो रही है, देखे साहब हमने दूसरे ही दिन उसको कैंसिल कर दिया। तो नीट के मामले में क्योंकि वहां अरबों रुपया इन्वॉल्व है और उसमें इन्वॉल्व है वो तमाम लोग जो बहुत ताकतवर लोग हैं, तो उनके उस हितों पर आप कैसे लगाम लगाएंगे, ये कौन करेगा? ये तो सरकार की जिम्मेदारी, तो सरकार करेगी नहीं। शिक्षा मंत्री ने कहा नहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई, हम कमेटी बना देते, एक हाई लेवल कमेटी बनेगी। अरे भैया कमेटी करेगी क्या? मजेदार तथ्य ये है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि कोई लीक नहीं हुआ है और बिहार के उनके उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यहाँ पेपर लीक हुआ है, उसमें तेजस्वी यादव शामिल है। ये दो तरह की बातें, ये एक ही सरकार, एक ही पार्टी। अब एक और तस्वीर सामने आई है, वो सम्राट चौधरी, जिसमें सम्राट चौधरी की तस्वीर है। अब देखिए कि इसका ये मतलब होता है कि यहाँ सीधे सीधे राजनीति चल रही है। एक जो है ना, अब तेजस्वी यादव को चूंकि वो एक चुनौती बिहार में बन रहे हैं तो उनको बदनाम करने की, मैं कह रहा हूं कि किसने किया मैं नहीं जानता। मैं कह रहा हूं कि अगर हुआ है तो उसकी इंक्वायरी हो और इंक्वायरी किसी निष्पक्ष कमेटी के द्वारा या जो जुडिशियल इंक्वायरी हो और उसमें देश के वैसे लोगों को लाया जाए जो आपके विचार के भक्त नहीं है, आपके बातों में नहीं आएंगे, आप अगर ईमानदारी से चाहते हैं। लेकिन ऐसी ईमानदारी इस सरकार से कैसे आप उम्मीद करेंगे? सवाल ये है। और इसीलिए ये तय है कि तमाम वाइस चांसलर्स की जो नियुक्तियां हो रही हैं, उस सब स्टैंडर्ड नियुक्तियां हो रही हैं, पैसा भी इन्वॉल्व है। फिर उसकी नियुक्ति के बाद वहां जो नियुक्तियां होती हैं उसमें विचार और संस्था और पैसा, तमाम चीजें। और ओवरऑल आज शिक्षा की स्थिति ये हो गई है, एक तरफ नियुक्तियां, बहुत योग्य लोगों की नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, दूसरी तरफ एक स्वतंत्र स्वायत्त वैचारिक और विमर्श का वातावरण नहीं है। तो आखिरकार जब ये वातावरण नहीं होगा तो ज्ञान विज्ञान का विकास होता कैसे? अवैज्ञानिक बातों को आप प्राथमिकता देंगे, लगातार जो है वैसी बातों को करवाएंगे, वैसे विचारकों को, तो इससे एक तो एकेडमिक एटमॉस्फेयर बहुत खराब हो रहा है। दूसरा, पाठ्यक्रमों में लगातार वो ऐसे परिवर्तन कर रहे हैं जिन परिवर्तनों के द्वारा वो इतिहास को बदलने की, वैज्ञानिक तथ्यों को बदलने की कोशिश और झूठी मिथ्स की बातों को डालने की लगातार कोशिश हो रही है। तो अगर आप ये भी एक तरफ पाठ्यक्रम बदल दीजिए, आप पाठ्यक्रम में कभी सावरकर को पढ़ाने की बात कर दीजिए कभी, और उसमें क्या पढ़ाएंगे? सावरकर की वो कमियां नहीं पढ़ा पाएंगे आप कि सावरकर ने कैसे पेंशन लिया ब्रिटिश सरकार से, कैसे ब्रिटिश साम्राज्य की हिमाकत की, यानी कि उनको सपोर्ट कैसे किया, उसको तो नहीं पढ़ाएंगे। तो ये पाठ्यक्रमों में लगातार परिवर्तन, नियुक्तियों में लगातार जो है बहुत योग्य लोगों की नियुक्तियां ना होना और एक खास विचार और सोच के लोगों को वहां डालना। और तीसरा, जो वाइस चांसलर की नियुक्ति का मामला है, तो ओवरऑल इंस्टीट्यूशन की ये हालत है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको स्ट्रक्चर को बदलना होगा। इतना ओवर सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर में नॉट वर्क। जैसा मैंने आपसे खुद कह दिया कि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय अपना अपना एडमिशन क्या करते थे। दिल्ली विश्वविद्यालय सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जहां तक एडमिशन का सवाल है, लेकिन वहां और करीब 70,000, 60 से 70,000 एडमिशन हर साल होते थे, खास करके रेगुलर कोर्स की बात करूं, बाकी तो जो वहां है नॉन कॉलेजिएट और वो सारी एसओएल। तो सवाल है कि इस ओवर सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर में आप कैसे चाहेंगे कि पारदर्शिता रहेगी, स्वच्छता रहेगी, निष्पक्षता रहेगी और योग्य लोगों को उनका हक मिलेगा, न्याय मिलेगा? ये कैसे संभव है? ये सवाल है। जैसे राहुल गांधी के विचारों का तो सम्मान किया जा सकता है, लेकिन जैसे राहुल की स्थिति है वैसी आप और हमारी स्थिति है। हम आप यहाँ बोल रहे हैं, राहुल वहां बोल रहे हैं। पूरे देश में उन्होंने आज जो है उनके पार्टी ने प्रदर्शन किया, लेकिन ठीक है साहब कौन है? ये सवाल को बहुत समझना आवश्यक है। जी सर, आप हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा में पार्टिसिपेट किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ऐसे ही आपको अगर हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा हो तो बिहान इंडिया के यूट्यूब पेज को और फेसबुक पर हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर। नमस्ते सर। थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते सर।